Hello students, welcome to our biology class. How are you beta? I hope you all will be fit and fine at your home. Today we are going to start our next topic, that is organ specific and tissue specific manifestation. पिछली क्लास में हमारा लास्ट टॉपिक था मीन्स ऑफ स्प्रेड. आज हम बात करेंगे ऑर्गन स्पेसिफिक और टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन की. जो डिजीज़ क्योजिंग माइक्रोब्स होते हैं बेटा, वो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से एंटर करते हैं और वो एंटर करने के बाद वो जाते कहाँ हैं. अब हमारी बॉडी माइक्रोब के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है. माइक्रोब्स तो क्या हैं, छोटे छोटे हैं. अब तो उन माइक्रोब्स के लिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जहाँ वो रह सकते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं जहाँ वो जा सकते हैं. अब क्या जितने भी माइक्रोब्स हैं सभी सेम टिश्यू सेम ऑर्गन में जाते हैं या फिर कहीं और भी? तो डिफरेंट स्पीसीज़ हैं जो माइक्रोब्स के, उनका हमारी बॉडी में अलग अलग घर है. और वो सिलेक्शन जो है कि वो किस ऑर्गन के अंदर किस टिश्यू के अंदर रहते हैं, वो डिपेंड करता है उनका पॉइंट ऑफ एंट्री की, वो किस पॉइंट से एंट्री कर रहे हैं. जैसे अगर वो एंटर करते हैं हमारी बॉडी के अंदर नोज़ के थ्रू, इफ़ दे एंटर फ्रॉम एयर वाया द नोज़, तो नोज़ से एंटर करेंगे तो नोज़, फिर ट्रैकिया हमने पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ट्रैकिया के बाद जो है लंग्स हैं, तो वो कहाँ जाएगा, उसका जो टारगेट ऑर्गन होगा वो होगा लंग्स. ठीक है. ऐसे ही बैक्टीरिया, जैसे जो ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया क्योज करता है वो हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, तो वो हमें आता किसके थ्रू है, पॉइंट ऑफ एंट्री क्या है, नोज़. ऐसे ही कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे जो माउथ के थ्रू एंटर करते हैं, जैसे टाइफाइड क्योजिंग बैक्टीरिया है, वो माउथ के थ्रू एंटर करता है और वो हमारी गट लाइनिंग में, हमारे स्टमक में, हमारी इंटेस्टाइन में चलता है. माउथ के थ्रू एंटर करके कहाँ जाएगा, स्टमक या इंटेस्टाइन में. जैसे कि टाइफाइड क्योजिंग बैक्टीरिया हमारी इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है. अब अगर जैसे कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो लीवर में जाते हैं, जो माउथ के थ्रू एंटर करते हैं लेकिन चले जाते हैं लीवर के अंदर और जॉन्डिस क्योज करते हैं, जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं. अब लेकिन ये हर केस में, हर डिजीज़ के केस में सही नहीं है. कुछ इन्फेक्शंस जैसे कि HIV का इन्फेक्शन है, वो हमारी बॉडी में, HIV इन्फेक्शन जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू, लेकिन वो हमारी बॉडी में जो लिम्फ नोड्स होती हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसमें लिम्फ नोड्स होती हैं, उन लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है. ठीक है. एड्स के केस में अलग हो गया. ऐसे ही मलेरिया के केस में है, जो मलेरिया क्योज करता है प्रोटोजोआ, जो हमारा प्लाज्मोडियम है, वो एंटर करता है मस्कीटो बाइट के थ्रू. मस्कीटो तो कहीं भी बाइट कर सकता है, लेकिन वहाँ से वो कहाँ चला जाता है, लीवर में, उसके बाद वो जाता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर. ऐसे ही एक वायरस है जापानीज़ एनसेफेलाइटिस, या जिसको ब्रेन फीवर भी बोलते हैं, कि दिमाग में बुखार हो गया है, वो एंटर करता है, वो भी मस्कीटो बाइट से ही होता है, लेकिन वो वहाँ से कहाँ चला जाता है, ब्रेन के पास. कुछ तो हमने क्या देखे कि जो माउथ से एंटर कर रहा है तो वो लंग्स के, वो किडनी इसके, सॉरी, इंटेस्टाइन के, स्टमक के अंदर जाएगा. जो नोज़ के थ्रू एंटर कर रहा है वो लंग्स के अंदर जाएगा. लेकिन यहाँ अलग है, जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से एंटर किया वायरस एड्स का, लेकिन वो हमारी पूरी बॉडी के लिम्फ नोड को अफेक्ट कर रहा है. मलेरिया मस्कीटो बाइट से गया, लेकिन वो लीवर को और हमारे रेड ब्लड सेल्स को अफेक्ट कर रहा है. अब ऐसे ही जो साइन और सिम्टम्स होंगे किसी डिजीज़ के, ऐसे ही जो साइन और सिम्टम्स हैं किसी डिजीज़ के, वो भी डिपेंड करते हैं कि कौन सा ऑर्गन और टिश्यू जो है वो अफेक्ट हुआ है. सॉरी, साइन और सिम्टम्स भी डिपेंड करते हैं कि कौन सा टिश्यू, कौन सा ऑर्गन अफेक्ट हुआ है. अगर देखो लंग्स को टारगेट बनाया है तो सिम्टम्स क्या होगा, कफ खांसी आएगी, ब्रेथलेसनेस, सांस नहीं जुड़ेगा हमारा. लीवर को टारगेट किया है तो जॉन्डिस होगा, पीलिया हो जाएगा. अगर ब्रेन को टारगेट किया है तो हमें हेडेक, वॉमिटिंग्स होंगी, फिट्स यानी कि दौरे आएंगे, अनकॉन्शियसनेस, बेहोशी होगी. तो अब देखो ये सिम्टम्स किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, जिस ऑर्गन को इन्फेक्ट किया उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं. अब हम बता सकते हैं कि अगर हमें टारगेट टिश्यू का पता है, टारगेट ऑर्गन का पता है, तो हम ये बता सकते हैं कि उसके सिम्टम्स और साइन जो है वो क्या होंगे. ठीक है. यानी कि वो जो ऑर्गन और टिश्यू काम करेगा वही सिम्टम्स उसके अफेक्ट होंगे. जैसे लंग्स हमारा ब्रीथिंग में हेल्प करता है, तो हमारी ब्रीथिंग जो है वो अफेक्ट हो रही है. अब इनके साथ साथ जो है कुछ टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स होते. इन टिश्यू स्पेसिफिक इफेक्ट्स के साथ साथ, ये तो पर्टिकुलर टिश्यू ऑर्गन से के स्पेसिफिक इफेक्ट्स हैं, जो ऑर्गन को अफेक्ट कर रहे हैं, जिस टिश्यू को अफेक्ट कर रहे हैं उसके इफेक्ट्स हमने पढ़े. लेकिन कुछ कॉमन इफेक्ट्स भी होते हैं. अब कॉमन इफेक्ट जो है वो डिपेंड करते हैं हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम पे. कॉमन इफेक्ट्स जो है वो किस पर डिपेंड कर रहे हैं, बॉडी इम्यून सिस्टम पे. जैसे फीवर आता है, फीवर टाइफाइड के केस में भी आता है. फीवर जैसे ब्रेन फीवर है उसके केस में भी फीवर आ रहा है हमें. ऐसे ही एड्स के केस में भी फीवर आता है. लेकिन अब देखो अलग अलग हैं ये केसेस, अलग अलग डिजीज़ हैं, लेकिन इनका इफेक्ट, ये कॉमन इफेक्ट भी है
कुछ ये जनरल इफेक्ट्स होते हैं, इनके स्पेसिफिक इफेक्ट्स होते हैं, उसके अलावा कुछ कॉमन इफेक्ट्स भी हैं। अब क्या करता है, जैसे ही कोई इन्फेक्शन आता है हमारी बॉडी में तो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब इम्यून सिस्टम क्या है, वो सिस्टम हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी को डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। इम्यून सिस्टम इज द सिस्टम विच हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट द इन्फेक्शियस डिजीज, जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शियस डिजीज से फाइट करने में हेल्प करता है। क्लियर। अब ये क्या है कि जब कोई इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है, अपने सेल्स को रिक्रूट कर देता है, बहुत सारे सेल्स को। जो अफेक्टेड टिश्यू होता है, जैसे लीवर अफेक्टेड है तो लीवर के जो सेल्स हैं, लीवर के जो सेल्स हैं उनको रिक्रूट कर देगा कि इस डिजीज कॉजिंग माइक्रोब के अगेंस्ट वो सेल्स को एक्टिव कर देगा। जिस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या है, ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ना, जब किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमारा जो बॉडी है, जो हमारे जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं इम्यून सिस्टम के, उस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अब इस इन्फ्लेमेशन के कुछ लोकल इफेक्ट्स होते हैं, जैसे स्वेलिंग है, पेन है। कुछ जनरल इफेक्ट्स होते हैं जैसे कि फीवर है। स्वेलिंग और पेन में जैसे मान लिया हमें टोन्सिल्स हो गई हैं, टोन्सिल्स भी क्या है, बैक्टीरियल इफेक्ट है। अब टोन्सिल्स में स्वेलिंग होती है, गले में पेन होता है, ये लोकल इफेक्ट हैं। लेकिन अगर ज़्यादा टोन्सिल्स हो जाते तो उसकी वजह से हमें फीवर भी आता है, और वो फीवर क्या है, वो जनरल इफेक्ट्स हैं। अब कुछ केसेस में जो टिश्यू की स्पेसिफिसिटी है इन्फेक्शन की, वो जनरल इफेक्ट शो करती है। जैसे HIV इन्फेक्शन है, अब वायरस इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, यानी कि हमारा जो फाइट करने का सिस्टम है उसी को डैमेज कर देता है। तो और भी इसके अलावा और भी बहुत सारे सेल्स हैं HIV एड्स के, ये हमारी बॉडी को इतना वीक कर देता है कि हम हर रोज़ ना बहुत सारे इन्फेक्शंस के कॉन्टेक्ट में आते हैं, लेकिन वो सारे डिजीज़, जो सारे इन्फेक्शंस हैं जिसके कॉन्टेक्ट में आते हैं, वो सारे इन्फेक्शंस हमें नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। लेकिन ऐसा एड्स के केस में नहीं है। एड्स के केस में क्या करता है, एड्स के केस में ये हमारे इम्यून सिस्टम को इतना वीक कर देता है कि जो इन्फेक्शंस हम हर रोज़ फेस करते हैं ना, वो माइनर से इन्फेक्शन भी बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं। जैसे कॉमन कोल्ड जो हमें हर बार होता रहता है कुछ टाइम बाद, जैसे मौसम चेंज होता है हम सफ़र करते हैं कॉमन कोल्ड से, तो कॉमन कोल्ड से जब हम सफ़र कर रहे हैं वो कॉमन कोल्ड भी निमोनिया बन जाता है अगर एड्स है तो। छोटा सा गट इन्फेक्शन है, मान ली माइनर सा हमें इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो गया, स्टमक में इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से डायरिया हो सकता है, यानी कि लूज मोशंस हो सकते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है साथ में। तो फाइनली क्या है, ये दूसरे इन्फेक्शंस है। अब एड्स वायरस की वजह से नहीं मरता, बल्कि एड्स वाला पर्सन ऐसे दूसरे इन्फेक्शंस की वजह से मरता है। यहाँ हमें ये भी याद रखना है कि जो सेवरिटी है डिजीज़ की, कि डिजीज़ कितना खतरनाक होगा वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के अंदर कितने माइक्रोब्स हैं। अगर माइक्रोब्स का नंबर कम होगा तो डिजीज़ की मैनिफेस्टेशन बहुत कम होगी, बहुत माइनर सी होगी, क्योंकि थोड़े से हैं तो वो इतना अफेक्ट नहीं कर पाएगी। 2-4 माइक्रोब्स हैं कोई बात नहीं, लेकिन अगर उन माइक्रोब्स का नंबर बढ़ जाता है, जैसे 100 माइक्रोब्स एक टाइम में हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जितने ज़्यादा माइक्रोब्स होंगे उतना ही हमारी बॉडी के लिए वो लाइफ थ्रेटनिंग होंगे। तो इम्यून सिस्टम एक मेजर फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है नंबर ऑफ माइक्रोब्स की, कितने माइक्रोब्स हमारी बॉडी में सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, ये तो था हमारा ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। अब हम बात करते हैं किसकी, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट की। अब क्या स्टेप्स लेती है जब हमारी जो फैमिली है, जब हम बीमार होते हैं या तुम बीमार पड़ते हो तो तुम्हारी फैमिली जो है वो क्या मेजर्स लेती, क्या स्टेप्स लेती है। और कई बार जब हम बीमार होते हैं तो हम थोड़ा टाइम के लिए सो जाते हैं, तो उसके बाद हमें बेटर क्यों फील होता है, और कब हमें दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब जो हमने पीछे पढ़ा उससे ये लग रहा है कि किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ को ट्रीट करने के हमारे पास 2 वे हैं, या तो हम उस डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट को कम कर दें या फिर उस डिज़ीज़ को ही ख़त्म कर दें। इफ़ेक्ट जैसे फीवर है तो हम फीवर के लिए टैबलेट्स ले लें जो हमारा फीवर कम कर दें। अगर हमें पेन है तो हम पेन किलर्स ले लें, उससे पेन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए उस दर्द को ख़त्म करता है, कंप्लीटली क्योर नहीं करता है। तो कंप्लीट डिजीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस डिजीज़ को, उस क्योजिंग ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करना पड़ता है। क्लियर। तो सिम्टम्स किस वजह से होते हैं, इन्फ्लेमेशन की वजह से, कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट करता है सेल्स को तो उसकी वजह से हमें इन्फ्लेमेशन होती है। तो हम मेडिसिन्स लेते हैं बुखार कम करने के लिए, पेन और लूज मोशंस को कम करने के लिए, बेड रेस्ट भी ले सकते हैं एनर्जी कंजर्व करने के लिए। लेकिन ये जो है वो हमें हीलिंग पे फोकस नहीं कर रहा। ये सिम्टम डायरेक्टेड जो ट्रीटमेंट है वो माइक्रोब को हमारी बॉडी से दूर नहीं भगा रहा, डिजीज़ को क्योर नहीं कर रहा, सिर्फ उसको कुछ टाइम के लिए हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर रहा है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम उस माइक्रोब को ही ख़त्म कर दें, ताकि वो जो माइक्रोब है वो दोबारा हमारी बॉडी में आए ही ना। लेकिन अब उस माइक्रोब को ख़त्म करना है तो कैसे करेंगे, मेडिसिन्स ले सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं जो उस माइक्रोब को किल कर देगी।
अब हमने पहले पढ़ा कि हमने अलग अलग कैटेगरीज़ के बारे में बात की माइक्रोब्स की, कि ये वायरस हैं, ये बैक्टीरिया हैं, ये फंगस हैं, ये प्रोटोजोमा हैं। क्यों हमने क्लासीफाई किया? क्योंकि हर ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके कुछ पाथवे होते हैं जो वो अपने एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, दूसरों के साथ शेयर नहीं करते। जैसे बैक्टीरिया के प्रोसेस हैं, वो बैक्टीरिया के अलग अलग बैक्टीरिया के कॉमन मिलेंगे, लेकिन वो बैक्टीरिया वाले प्रोसेस हमें वायरस के नहीं मिलेंगे। वायरस की करैक्टरिस्टिक्स कॉमन है, वो बैक्टीरिया के पास नहीं मिलेंगी। तो ये प्रोसेसेस, जैसे हम बात करें बैक्टीरिया के केस में हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने बाहर सेल वॉल बना लेता है। बैक्टीरिया क्या बना लेता है? अपने बाहर सेल वॉल बना लेता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब उसके जो सेल वॉल बनाने का एक प्रोसेस है, एक पाथवे है जिससे वो सेल वॉल बनाता है। अब हम अगर मान लिया हमने ऐसी एंटीबायोटिक्स दे दी जिससे वो उसके बैक्टीरियल सिंथेसिस जो है, पाथवे सिंथेसिस है, उसको ही अफेक्ट कर देगा, तो उसका क्या है, वो बैक्टीरियल पाथवे को ब्लॉक कर देगा। तो बैक्टीरिया जो है अपने बाहर वॉल नहीं बना पाएगा। अब वॉल नहीं बना पाएगा तो वो ख़त्म हो जाएगा, वो डाई करेगा, वो मर जाएगा। ये कब अचीव कर सकते हैं, कब हो सकता है? जब हम एंटीबायोटिक्स लेंगे, और एक एंटीबायोटिक बहुत सारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है। अब ये कुछ ड्रग्स ऐसी भी है जो प्रोटोजोआ को किल करती है, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट है। अब एक क्वेश्चन कई बार यहाँ से ये पूछा जाता है कि एंटी वायरल मेडिसिन्स बनाना हार्ड क्यों है? कि हम एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स तो बना रहे हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में एंटी वायरल ड्रग्स बनाना क्यों हार्ड है? ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है। क्यों हार्ड है? क्योंकि वायरस जो है वो ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है। बॉडी से बाहर तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे किसी की बॉडी में एंटर करता है तो वो क्या हो जाता है? लिविंग हो जाता है। तो इसके पास खुद के पाथवे जो है वो बहुत कम है, खुद के मैकेनिज्म जो है वो बहुत कम है। वायरसेस हैव फ्यू बायोकेमिकल मैकेनिज्म, इनके खुद के मैकेनिज्म बहुत कम है। ये जैसे ही किसी सेल के अंदर एंटर करते हैं, ये उस सेल की मशीनरी को ही यूज़ कर लेते हैं। इसीलिए हमारे पास वायरस स्पेसिफिक ड्रग्स जो हैं वो बनानी, वायरस एंटीवायरल ड्रग्स बनाना मुश्किल है इन लिमिटेशंस की वजह से। क्लियर? अब ये तो था हमारा क्या, कि हम जो है ट्रीट कैसे कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन बेटा अब ट्रीटमेंट से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि हम डिजीज़ से अपने आप को प्रिवेंट कर लें। प्रिवेंशन इज़, हमने सुना ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, की इलाज से क्या बोलते हैं हम इसको, प्रिवेंशन को, कि किसी चीज़ की रोकथाम अगर हम बोलें तो इलाज से जो है रोकथाम ज़रूरी बेहतर है। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम जो है ऐसा क्या हमारी बॉडी में कोई डिजीज़ हो फिर हम उसका ट्रीटमेंट लें, उससे अच्छा ही है ये होगा कि हम अपने आप को डिजीज़ से प्रिवेंट करके रखें। अब ये कहता है कि हम जो है इन्फेक्शन से, इसकी जो डिजीज़ है, जो इन्फेक्शन है, उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। अब देखो, अगर एक बार डिजीज़ हो गया तो उसकी ना 3 लिमिटेशंस आ जाती हैं। पहला तो ये कि एक बार जब हमें डिजीज़ हो जाता है, हमारे बॉडी फंक्शन डैमेज हो जाते हैं, वो जो है वो कभी भी कंप्लीटली रिकवर नहीं कर पाते हैं। कि हम सोचे कोई बात नहीं, बीमार हो गए हैं तो हम दवाइयाँ ले लेंगे, ट्रीटमेंट ले लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। उससे अच्छा हम अपना बचाव करें, क्योंकि एक बार जो डिजीज़ हो जाता है तो हमारे बॉडी फंक्शंस को जो डैमेज कर देता है तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा क्या है कि ट्रीटमेंट में टाइम लगता है। अब फीवर हो गया, एकदम ऐसा तो नहीं होता ना कि हमने दवाई ली और दवाइयों के लेते ही हमारा फीवर जो है वो उतर गया, बुखार हमारा कम हो गया, नहीं होता ऐसा। तो एक बार जब फीवर हो जाता है, एक बार जब बुखार हो जाता है तो उसको कम करने में, उस ट्रीटमेंट को लेने में टाइम लगता है, हमें ट्रीटमेंट टाइम लेता है। अब इसका मतलब है कि जितने टाइम तक हम सफ़र करेंगे, इतने टाइम तक, जब तक हमारा प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता तब तक हम उससे सफ़र करेंगे, तब तक हम झेलते रहेंगे इन प्रॉब्लम्स को। और तीसरा क्या है कि अगर वो पर्सन किसी इन्फेक्शियस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो वो किसी दूसरे को भी इन्फेक्शन फैला सकता है। तो इससे ये डिफ़िकल्टीज़ जो है वो क्या हो गई हैं, बढ़ गई हैं। अब इसी रीज़न की वजह से, इन्हीं चीज़ों की वजह से हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन जो है वो क्योर से बेटर है, यानी कि बचाव जो है वो इससे ट्रीटमेंट से, इलाज से बेहतर है। तो ट्रीटमेंट लेने के बजाय हम ये सोचें कि हम इन डिजीज़ से अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे हम इन डिजीज़ से बच सकते हैं। अब हम डिजीज़ से कैसे अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, हाउ कैन वी प्रिवेंट डिजीज़? अब 2 तरीके हैं, एक तो जनरल वे होता है और दूसरा स्पेसिफिक होता है हर डिजीज़ के लिए। जैसे जनरल में तो हम, जैसे मस्कीटो के केस में मस्कीटो ब्रीड करते हैं, ऐसे उस पानी इकट्ठा ना होने दें, गंदगी इकट्ठी ना होने दें, ये तो हमारे जनरल वेज आ जाते हैं। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक वे की बात करें तो हमने किसी, जैसे इम्यूनाइजेशन, जैसे हम छोटे होते हैं, वैक्सीन्स लगती हैं हमें, वो हमारा स्पेसिफिक वे है,
वो क्या है, हमारा स्पेसिफिक वे है किसी डिजीज़ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। अब हम किसी डिजीज़ के एक्सपोज होने से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम एक्सपोज ना हो किसी डिजीज़ का, उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो डिजीज़ हैं वो स्प्रेड कैसे करते हैं। जैसे एयरबोर्न डिजीज़ है, तो हम ऐसी कंडीशंस अगर जितना हमने पढ़ा कि जितनी ओवर क्राउडेड कंडीशन होगी उतना ही जो है डिजीज़ होने के चांसेस जो हैं जो ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमें एयरबोर्न डिजीज़ से बचना है तो हम ऐसी ओवर क्राउडेड कंडीशंस में ना जाएं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाएं। सेकंड आता है हमारा कि वाटरबोर्न माइक्रोब्स हैं, तो वो पानी के जो माइक्रोब्स आते हैं उनसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कि हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर है वो सेफ़ हो। वो कब हो सकता है कि पानी जो हमारे घर में आ रहा है उसको पर्टिकुलर ट्रीटमेंट दिया जाए, उसके बाद हमारे घरों में उसको भेजा जाए, उसके अंदर क्लोरीनेशन करके पोटेशियम परमैंगनेट डाल के उस पानी को प्योरीफाई करके फिर हमारे घरों में भेजा जाए। दूसरा ये हो सकता है। ये तो हो गए एयरबोर्न और वाटरबोर्न के केस में। खाने के केस में अगर मान लिया कोई डिजीज़ जो है वो फूड के थ्रू स्प्रेड करता है तो हम खाना हमारा ढका हुआ रखें, खुला ना रखें, क्योंकि ढका हुआ ओपन में पड़ा रहेगा तो मस्कीटो फ्लाइज वगैरह है कहीं गंदी जगह में बैठेंगी, फिर खाने की जगह के ऊपर आके बैठेंगी, वो डिजीज़ क्योज करेंगी। तो इसके लिए ज़रूरी, ये तो हमारे जनरल वेज चल रही हैं। अब वेक्टर बोर्न इन्फेक्शंस हैं तो उनके लिए अब वेक्टर हैं जो मस्कीटो हैं, फ्लाइज हैं, ये कहाँ होती हैं, जहाँ गंदगी होती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने आसपास का एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। जैसे मस्कीटो ब्रीडिंग है उसको अलाउ ना करें, या हम कहें पब्लिक हाइजीन जो है, साफ़ सफाई जो है वो एक बेसिक की है, डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं हम। पब्लिक हाइजीन यानी कि अपने आसपास साफ़ सफाई रखें हम, ऐसे ही नहीं कि कहीं भी कूड़ा उठाया फेंक दिया। उस गंदगी को, उस कूड़े को हम पर्टिकुलर डस्टबिन में डालें कि ये गीला कूड़ा है तो ये लिखा होता है ना कि गीला कूड़ा है, इसमें गीला कूड़ा डालें, इस डस्टबिन में सूखा कूड़ा डालें, और ऐसे ही गीले सूखे को बाहर फेंक देंगे इधर उधर तो कहीं ना कहीं वो डिजीज़ ही स्प्रेड करेंगे। क्लियर। तो अब ये तो हमारे क्या है, जनरल प्रिंसिपल्स हैं जिससे हम इन्फेक्शियस डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि स्पेसिफिक वे क्या हो सकते हैं। अब हर रोज़ जो है हम इन्फेक्शंस को फेस करते हैं, हर रोज। अब कभी कोल्ड है, कफ है, हमारे क्लास में किसी बच्चे को हो गया, हम उसके पास बैठे हैं तो हम भी इन्फेक्शन कैच कर रहे हैं। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है कि अब जैसे मान लिया तुम्हारे पास कोई बैठा, हर टाइम ऐसा नहीं होता कि उसको कोल्ड है तो तुम्हें भी हो गया, या हो सकता है तुम्हें हो गया, तुम्हारे आसपास दूसरे बच्चे को नहीं हुआ। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो हो सकता है उस बच्चे का इम्यून सिस्टम, जिसको डिजीज़ नहीं हुआ, जिसको कॉमन कोल्ड ने कैच नहीं किया, वो हो सकता है कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रोंग है, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही है जो हमारी बॉडी को डिजीज़ से फाइट करने में हेल्प करता है। अब ये सेल्स होते हैं हमारे पास जो स्पेशलाइज होते हैं इन्फेक्टिंग माइक्रोब्स को किल करने के लिए। जब भी कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर करता है ये सेल्स एक्शन में आते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है। और अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें कोई डिजीज़ नहीं होता, तो हमारा इम्यून सेल जो है वो किसी इन्फेक्शन को किल कर देता है, मैनेज कर लेता है। ठीक है, वो मेजर प्रोपोर्शन अटेन करे, अज्यूम करे उससे पहले ही। लेकिन देखा हमने कि अगर नंबर ऑफ माइक्रोब्स बहुत ज़्यादा हैं तो उसका इफेक्ट बड़ा होगा। तो ऐसे केस में एक्सपोज हुए हम इन्फेक्शियस माइक्रोब से, वो ज़रूरी नहीं है कि वो नोटिसेबल डिजीज़ ही क्योज करे। अब एक वे, अगर किसी सेवरल इन्फेक्शनस डिजीज़ है उसके लिए क्या है, वो अगर हो गया है डिजीज़ हमें, इसका मतलब हमारा इम्यून सिस्टम का लैक ऑफ सक्सेस है, कि हमारा इम्यून सिस्टम अनसक्सेस्ड हो गया है। हमारे इम्यून सिस्टम की जो फंक्शनिंग है वो दूसरे सिस्टम्स की तरह वो तभी अच्छी होगी। अब ये नहीं है कि हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम सही रहेगा, नहीं। अगर हम प्रॉपर और सफिशिएंट न्यूरिशमेंट नहीं ले रहे हैं, प्रॉपर खाना नहीं ले रहे हैं, तो हमारा इम्यून सिस्टम भी काम नहीं करेगा। तो पहला हमने जनरल पढ़ा, और ये जो दूसरा हमने प्रिंसिपल बात कर रहे हैं वो प्रिवेंशन का, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर और सफिशिएंट फूड, कि हर किसी के लिए प्रॉपर और सफिशिएंट फूड अवेलेबल हो। ये जनरल वेज की बात की हमने, ये तो जनरल वेज थे। अब स्पेसिफिक, ये इम्यून सिस्टम का भी वे जनरल है, लेकिन अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक वे क्या है। ये स्पेसिफिक वे हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम की एक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं कि वो जो है माइक्रोबियल इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। अब देखो, आजकल जो है कोई स्मॉल पॉक्स नहीं है, लेकिन 100 ईयर्स पहले, लगभग 100 साल पहले स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक था, मतलब बहुत बड़े लेवल पे फैल गया था। ऐसे केस में लोग क्या करते थे, एक दूसरे के पास जाने से भी डरते थे कि कहीं उनको डिजीज़ ना हो जाए। जैसा आजकल चल रहा है कोरोना के केस में, अगर किसी को खांसी जुकाम है, हमें लगता है कि इसको कोरोना ना हो, और हम उसके पास नहीं जाते हैं। तो उस टाइम एक ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा था, कुछ लोग ऐसे थे जो इस नहीं डरते थे इन चीज़ों से, उनको किसी चीज़ का फियर नहीं था।
और ये जो पर्सन्स थे वो विक्टिम्स थे जो स्मॉल पॉक्स के, उनको देख रहे थे, उनको केयर प्रोवाइड कर रहे थे। ये वो लोग थे जिनको स्मॉल पॉक्स एक बार हो चुका था और वो सर्वाइव कर रहे हैं। अब क्यों एक बार जब स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जिनके पास मेमोरी होती है, वो याद रखते हैं उसको, और वो याद रखते हैं तो वो दोबारा वही डिजीज़ जब आता है तो हमारे सेल्स को पता है कि ये पहले आ चुका है। अब पहले आ चुका है तो वो फटाफट से एक्टिवेट हो जाएंगे, हाँ ये पहले आ चुका है, ये तो नुकसान कर सकता है, तो वो फटाफट से एक्टिवेट होकर उसको क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, तो वो दोबारा इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये वो लोग थे जिनको एक बार इन्फेक्शन हो चुका था, अब ठीक हो गए थे, क्योंकि एक बार जो डिजीज़ हो जाता है तो वो क्या है, उसका मतलब है कि वो एक दूसरे अटैक से उसको प्रिवेंट कर रहा है। अब देखो ये इम्यूनाइजेशन के बारे में बात करें तो ट्रेडिशनल जो इंडियन और चाइनीज़ मेडिसिनल सिस्टम था वो उसने क्या किया था, जो स्मॉल पॉक्स के विक्टिम थे ना उनसे उनके स्किन का सैंपल निकाल के और हेल्दी पर्सन्स के अंदर डाल दिया था। यानी कि इतना कम डाला गया था, मिल्ड फॉर्म थी स्मॉल पॉक्स की, ऐसा नहीं था कि वो उनके अंदर जाकर डिजीज़ क्योज करेगा, वो छोटी सी फॉर्म में थोड़ा मिल्ड फॉर्म डाली थी उसकी, जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा था, तो उन्होंने स्मॉल फॉर्म में, मिल्ड फॉर्म में स्मॉल पॉक्स डाल दिया। अब उस स्मॉल पॉक्स ने क्या किया, उनकी बॉडी में जाके रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया उस डिजीज़ के अगेंस्ट। उनको डिजीज़ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी अमाउंट में नहीं था कि वो डिजीज़ क्योज कर सके, और इम्यून सिस्टम के सेल्स की मेमोरी भी जनरेट कर दी उसने कि दोबारा अगर वो आएगा तो वो बने हुए हैं एंटीबॉडीज़, वो अटैक करके फटाफट उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी। तो 2 सेंचुरी पहले एक इंग्लिश फिजिशियन नेम था एडवर्ड जेनर, उसने क्या देखा कि जो मिल्क मेड थे ना, जो दूधिए थे, जो गाय रखते हैं, उनको काउ पॉक्स हो गया था, और जिनको काउ पॉक्स हो चुका था ना उनको स्मॉल पॉक्स कैच नहीं कर पा रहा था उस टाइम। तो उसने क्या किया, काउ पॉक्स एक मिल्ड डिजीज़ है जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता, तो जेनर ने क्या किया, तो एडवर्ड जेनर ने उन लोगों को क्या किया, काउ पॉक्स देना स्टार्ट कर दिया। अब काउ पॉक्स जिसको दिया वो स्मॉल पॉक्स से भी रेजिस्टेंट हो गई, क्यों, क्योंकि स्मॉल पॉक्स वायरस जो है वो काउ पॉक्स के जैसा ही है। तो यहाँ से वैक्सीनेशन टर्म आई, किसने दी, एडवर्ड जेनर ने दिया। अब ये कहता है कि एक बार हम डिजीज़ के कॉन्टैक्ट में आते हैं दोबारा हमें डिजीज़ नहीं होता। ये क्यों नहीं होता, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो पहली बार इन्फेक्शियस माइक्रोब्स को देखता है उसके अगेंस्ट रिस्पोंड करता है, उसको याद रखता है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो माइक्रोब दोबारा या उसका कोई क्लोज रिलेटिव जब बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो उसका एलिमिनेट कर देता है। ये इस इम्यूनाइजेशन प्रिंसिपल का बेसिस है। तो हम कह सकते हैं कि जनरल प्रिंसिपल है जिसमें हम हमारे इम्यून सिस्टम को फूल बना लेते हैं, मूर्ख बना देते हैं, और वो एक मेमोरी जनरेट कर लेता है उस इन्फेक्शन की, यानी कि उस माइक्रोब की मिमिक्री करता है वो, जो एक्चुअली नहीं होता है। तो वो एक्चुअल में जब आता है तो हमारा इम्यून सिस्टम पहले उससे अगेंस्ट उसको याद रखता है कि ये हाँ ये पहले आ चुका है, एनकाउंटर हो चुका है इसके साथ, तो उसको फटाफट से ख़त्म कर देगा। आजकल ऐसी बहुत सारी वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जिसमें हम बहुत सारे माइक्रोबियल डिजीज़ को, इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये वैक्सीन्स जो हैं ये स्पेसिफिक मीन्स है प्रिवेंशन का। आज हमारे पास टेटनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, मीजल्स, पोलियो, हेपेटाइटिस, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं जिनकी वैक्सीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे BCG है, बैसिलस कैलमीटी-ग्यूरिन, DPT है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस। तो ये डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन्स हमारे पास हैं, और ये जो है ये प्रोग्राम्स होते हैं चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन के इन इन्फेक्शियस डिजीज़ को प्रिवेंट करने में। तुम जब छोटे थे तुम अपने पेरेंट्स से पूछना कि क्या तुम्हें वैक्सीन्स लगी थी, तो वो बताएंगे जब आप छोटे थे कि आपको इतने महीने से इतने महीने में आपको ये वैक्सीन लगी थी, फिर ये लगी थी। वो वैक्सीन लगाने का पर्पज़ क्या है, कि तुम्हें इम्यूनाइज करना, ठीक है। तो अब क्या है कि ऐसे प्रोग्राम जो हैं यूजुअली हेल्थ मेजर्स को देखते हैं, सभी चिल्ड्रंस के लिए अवेलेबल होते हैं। अब कुछ हेपेटाइटिस की वायरस है जो जॉन्डिस क्योज करती हैं, जो वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, उनके लिए भी हमारे पास वैक्सीन है, हेपेटाइटिस A के लिए। लेकिन मेजॉरिटी जो चिल्ड्रंस है ना, ज़्यादातर हमारे कंट्री में जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी हेपेटाइटिस A से इम्यून हो चुके हैं जब तक वो 5 साल के होते हैं। क्यों, क्योंकि वो उस वायरस से, वाटर के कॉन्टैक्ट में आके उस वायरस से ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। तो ऐसे केस में तो वैक्सीन लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ये तो यहाँ तक आपका चैप्टर बेटा ये कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर को रिवाइज कर लेना, दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना, इसके नोट्स बना लेना, अपनी नोटबुक कंप्लीट करना। ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस